को हम लोग जो पढ़ाई करेंगे जनरली देखा जाए तो कल तो हम लोग जो देखने का था वो देख लिए, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा क्या है, भाग थर्ड, ठीक है। भाग थर्ड में क्या है, मूल रूप से इसे हम लोग कहते हैं मौलिक, एकदम बिल्कुल शांत रूप से पढ़ेंगे और सिलेबस भी बड़ा अच्छा है, टॉपिक भी बड़ा अच्छा है, मौलिक अधिकार। अब देखो सवाल क्या होता है, सवाल यहीं से शुरू हो जाता है कि संविधान के भाग थर्ड में है क्या। तो सिंपल सी बात है, संविधान का जो पार्ट थर्ड है वह क्या बातें करता है, मौलिक अधिकार की। कई बार आप लोगों के एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी, कई बार ये वर्ड ना आकर के हिंदी में यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मूल अधिकार। कई बार स्टूडेंट यहाँ पजल हो जाते हैं कि भाई ये तो मास्टर पढ़ाया भाई मौलिक अधिकार और यहाँ क्या आ गया, मूल अधिकार। बात एक ही है, मौलिक भी अपना, मूल भी अपना, और इंग्लिश में क्या आ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। अब सवाल यह बनता है कि फंडामेंटल जो राइट दिया है संविधान, भारतीय संविधान दे रखा है हम लोगों को यूज करने के लिए, वो कहां से कहां तक है। तो यहां पे यदि देखा जाए तो भाग तो थर्ड है, लेकिन अनुच्छेद संख्या 12 से लेकर कहां तक है, 35 तक। कोई दिक्कत? तो 12 से 35 तक हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे। अगला सवाल यह बनता है कि यह जो फंडामेंटल जो राइट्स है क्या भारतीय संविधान से ही लिए हैं या किसी दूसरे देश से हम लोग अडॉप्ट किए हैं। तो इसका मैक्सिमम पार्ट, ठीक है, मौलिक अधिकार का अधिकांशतः जो हमारा पार्ट है वह दूसरे देश से लिए हैं, और वह देश कौन सा है भाई, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या आज के डेट में जो आज का अमेरिका है। क्लियर है यहाँ तक? तो मौलिक अधिकार किस देश से, लिखते जाओ, मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं, अमेरिकन संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार की चर्चा किस भाग में है, भाग 3 में है, और आर्टिकल अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर 35 तक। अब एक नए ट्रेंड में सवाल पूछा जाता है कि टोटल मौलिक अधिकार कितने हैं। दो तरह के सवाल हैं, सवाल दो है, ध्यान से सुनिएगा। मौलिक अधिकार टोटल हैं, सवाल नंबर 2, मौलिक अधिकार में टोटल अनुच्छेद की संख्या है। दोनों तरह के सवाल हल होंगे। ये हमारा क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद है। अब यदि पूछा जाए टोटल मौलिक अधिकार में, ध्यान रखिएगा, टोटल मौलिक अधिकार में फंडामेंटल राइट, शॉर्ट में लिखा हो, टोटल फंडामेंटल राइट में आर्टिकल्स की संख्या है, तो आपके पास क्या होगा जवाब, 12 से 35 गिन लो भाई, कितना हो रहा है टोटल, बताओ। 12 से 35, प्रॉपरली 12 को भी गिनना है तो कितना आएगा, तो आप लोग कह रहे हैं 23 है, मतलब 12 से 35 गिनते हैं तो 23 आ रहा है कंफर्म, कोई दिक्कत। तो इसका मतलब यह हुआ आप लोग के हिसाब से कि फंडामेंटल जो राइट की जो संख्या है, अनुच्छेदों की जो संख्या है वह 23 है। कोई दिक्कत यहां तक? एक चीज बताओ, यहां मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को, मैं पहले क्वेश्चन ही पूछ लिया हूं। फंडामेंटल जो राइट संख्या जो आर्टिकल्स है, एक तो हमारा आर्टिकल 31 है, और एक जो आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग वह पढ़ेंगे 19 के अंदर, कौन सा है, एफ। इन दोनों में बात कहा गया राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। और संविधान में अभी हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार अब नहीं रहा, तो ये दोनों आर्टिकल तो बाहर हो गया भाई। 19 के अंदर 19 एफ हो गया, लेकिन प्रॉपरली आर्टिकल 31 में भी तो यही था, संपत्ति की चर्चा, तो 31 को बाहर कर दिए। अब बताओ टोटल अब आर्टिकल कितने हैं, फिर वही सवाल, 6 अधिकार। देखिए दो तरह के सवाल है, जनरली बच्चा क्या पढ़ता है, फंडामेंटल राइट की संख्या है 6, हम पूछ रहे हैं आर्टिकल
फिर दोनों डाउट, सब देखो यही चीज के लिए, यही जो छोटे छोटे चीज होता है ना, यही परेशानी सबब होता है। सीधी सी बात बताओ, आर्टिकल 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये क्या हो गया? कैंसिल। ये बड़े बारीकी सवाल है और बहुत कम बच्चे को ये बात पता है। बुक में भी साफ साफ यही होता है, फंडामेंटल राइट की संख्या, बच्चा 6 दे दिया कुछ और सवाल। अब इसको हम हटा दिए 31 को, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। पहले थे 24 आर्टिकल और अभी प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल्स की संख्या कितनी है? 23। राइट आंसर। क्लियर है यहां तक? अभी हम बात कर रहे हैं आर्टिकल्स। पहले कितने थे? 24। कब थे वो अभी कुछ समय के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अब अभी पूछा जाए फंडामेंटल राइट में आर्टिकल हैं तो 23 हैं, जिसमें से 31 को बाहर कर दिया गया, जो अभी कुछ समय के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? इसे मिटा दूं? समझ में ये आ गया ना चीजें? अब साथ के साथ नोट करते जाइए। लंबा चैप्टर है, मैं पहले बता दिया हूं। अच्छे से यदि पढ़ना है तो भाई 2-3 क्लास आम बात है। पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट, शॉर्ट में बता दिए हैं। आर्टिकल्स हमारा क्या है? 12 से 35। कहां से लिया गया? अमेरिकन संविधान से। अब सवाल यह आता है, अगला सवाल, कि फंडामेंटल राइट्स जब बनकर तैयार हुआ, जब संविधान बना उसी समय बन गया भाई। जब बनकर यह तैयार हुआ तो उस समय इसकी संख्या थी। अब देखिए आपका क्वेश्चन आया, फंडामेंटल राइट्स की संख्या जब हमारा संविधान बना स्टार्टिंग में, उस समय फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी कितनी? 7। कोई दिक्कत? अब पूछा जाए फंडामेंटल राइट्स की संख्या प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अब कितनी है? 6। 2 तरह के यहां भी सवाल। वो आर्टिकल का गया मुद्दा। स्टार्टिंग में 7, अभी कितना है? 6। अब तुम्हारे मन में, सॉरी आपके मन में यह सवाल आया भाई कि 7 से 6 कब हो गया और कौन सा, कैसे, क्या हुआ? ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं 7 कौन कौन सा था। पहले 7 सीधा जो सवाल आता है एग्जाम में, डायरेक्ट आता है सवाल कि भाई वर्तमान समय में फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है? 6 है। जब संविधान बना था तो उस समय कितनी थी? 7 थी। अब 7 से 6 कब हुआ वो अब हम लोग देखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। अब एक साइड से हम लोग टोटल 7 जो फंडामेंटल जो राइट्स हैं पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद जो बाहर हो गया उसको भी देख लेंगे। फंडामेंटल राइट संख्या 1 यदि बात करते हैं तो इसमें जो आर्टिकल है वो कहां से कहां है? 14 से 18। इसमें बातें जो करता है वह कहता है इक्वलिटी, समानता का अधिकार। मतलब सभी को इस आर्टिकल में जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो सभी को बराबर अधिकार दिया गया है। इसके बारे में पढ़ेंगे 14 से 18। कोई दिक्कत यहां तक? क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल राइट संख्या 2 आगे कहां से स्टार्ट होगा? 19 से हमारा क्या है भाई? 22। क्या है यह? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो आजादी दी गई है, कैसे दी गई है, कितनी आजादी है, क्या नहीं। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, फंडामेंटल डायरेक्ट यदि कभी सवाल एग्जाम में आए कि भाई जो फंडामेंटल राइट है, हम लोगों को जो पावर दिया गया है, ठीक है, वह अनलिमिटेड पावर है, लिमिटेड है, हर एक चीज का लिमिटेशन है, ठीक है। तो यदि देखिएगा सीधा सा सवाल, हमें पावर गवर्नमेंट दिया गया है, गवर्नमेंट कहने का मतलब भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
हमें पावर दे रहे हैं भाई, वह पावर का अधिकार क्या है, उसका दायरा क्या है, एक लिमिटेशन में है, एक सीमित दायरा है। नहीं तो सीमित ना हो तो आए दिन खून खराबे प्रॉब्लम क्रिएट होते रहे। तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसका दायरा क्या है, सीमित। क्लियर? दो हो गया हमारा। तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा देखो शुरू कहां से होगा बताओ। इसमें दो ही आर्टिकल है, कौन कौन सा है, 23 और 24। ठीक है, इसमें कहा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखना कई बार बालक यहां क्या कर लेता है, कहता शोषण का अधिकार, कई बार बालक कहता है ना। तो इसी कारण से कई बार पढ़ना चाहिए। अब यहां कई बालक सुनेगा कम, सोचेगा समझा, बोलेगा ज्यादा। तो यहां शोषण का अधिकार नहीं है, शोषण करने वाले जो हैं उसके खिलाफ जो है ना केस मुकदमा दायर हो सकता है, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा 4th नंबर है, बताओ कहां से होगा, 25 से 28। कोई कह रहा 30, कौन कह रहा भाई, 25 से 28। ये कहता है कि धर्म के मामले में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कोई दिक्कत। 5th नंबर की बात करते हैं। 5th में आता है 29 और 30। ये कहता है पिछड़े वर्ग जिनकी आबादी कम हो, जिन्हें सुख सुविधा जो है ना कम मिलता हो, जो परेशानी में हो। तो यहाँ पे देखो कई तरह के वर्ड आते हैं। अल्पसंख्यक या आपके आ जाएंगे पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, हितों का संरक्षण किस क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति के मामले में। अब संस्कृत भाषा नहीं, उनके कल्चर रहन सहन पहले लिख लो, मैं एक एक करके समझा दूंगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब यदि यहां पे देखा जाए, अच्छा इसे लिख लिए, देखिए पहले इसे क्लियर करो। 14 से 18 इक्वलिटी, कहने का मतलब समाज में सभी को इक्वल पावर दिए जाएंगे। दूसरा है फ्रीडम, सभी को अधिकार कैसा दिया जाएगा भाई, बराबर। तीसरा है एक्सप्लोटेशन। एक्सप्लोटेशन क्या होता है, ध्यान से चीज को सुनो। किसी के साथ यदि टॉर्चर कोई हो रहा है, माँ बहन टॉर्चर हो रहा है, वो यदि बता नहीं पा रही हैं तो कोई भी सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दिया, ये बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हर एक के बारे में, हर एक चीज के बारे में बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये हमारा हो गया रिलीजन मुद्दा, हो गया धर्म के मामले में हो गया। अगला हमारा क्या हो गया, माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज हैं। माइनॉरिटी समझते हो, कम आबादी वाले, जिनको सुविधा नहीं मिल पाता है, उनके लिए गवर्नमेंट एजुकेशन एंड कल्चर की भी सुविधा क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। यहां तक हो गया, यहां तक नोट डाउन कर लिया। आगे बढ़े। 5वां यदि देखा जाए, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे 6ठा अधिकार है सिर्फ, और देखो ये आर्टिकल कहां तक खत्म हुआ, 30। ये हमारा क्या हो गया अगला 31 में। और यहीं पे यदि देखा जाए ना तो एक और चीज मैं बता दूं, 19F एक साथ में बता रहा हूं। यहां पे चर्चा कर रखा है भाई संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कहने का मतलब क्या भाई, प्रॉपर्टी का अधिकार रखने का पहले था, अब अभी नहीं है। और अभी आपको बता रहे थे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने थे, 7। जो बचा हमारा आर्टिकल वो 7वें में आ जाएगा। वो कहां से कहां आएगा भाई, 32 से लेकर क्या है 35 तक, कोई दिक्कत। अब इसमें कहा गया है रेमेडीज कहा गया है, या कहा जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार, उपचार क्या होता है, ट्रीटमेंट समझते हो, है ना, रिपेयर समझते हो ना। जब कोई चीज खराब हो जाए भाई तो कोई ना कोई तो सुधारेगा। तो इन सभी में यदि गड़बड़ी किए या जनता कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है भाई, या तो मौलिक अधिकार संख्या 7 में है आर्टिकल 32। हालांकि मैं आपको बता दिया हूं सीधा, सभी के बारे में एक एक करके तसल्ली से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत। तो अधिकार हमारे पास कितने हो गए, 7। पहला 14 से 18
समानता, दूसरा 19 से 22 स्वतंत्रता, तीसरा 23 और 24 क्या है, शोषण, चौथा है 25 से 28 धार्मिक, अगला क्या है भाई 29 और 30 पिछड़े वर्गों के लिए, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए शिक्षा और संस्कृति, 31 अब उस समय था अभी नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार, और लास्ट हमारा क्या है, कोई तरह की गड़बड़ी पाया गया तो उसमें ट्रीटमेंट करेगा, चाहे वह पुलिस कार्रवाई के जरिए करे चाहे कोर्ट करे। अच्छा एक और चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, सीधा सा सवाल एक एग्जाम में आता है कि भाई जो भारत का जो संविधान है उसका बॉडीगार्ड कौन है, उसका रक्षक कौन है, कोई ना कोई तो होगा। अरे भाई संविधान में कोई गड़बड़ी करेगा तो कोई ना कोई उसका देखभाल करेगा या ऐसे छोड़ देगा, तो उसका जो रक्षक है वह कौन है। तो यहाँ पे कई बार बच्चे फंस जाते हैं, यहाँ पे कह देता भाई भारत सरकार होगा, नहीं भारत सरकार यहाँ पे नहीं है, भारतीय संविधान का रक्षक देखभाल करने वाला सुप्रीम कोर्ट होता। क्लियर है यहाँ तक करो, नोट डाउन करो, धीरे धीरे पढ़ते रहो। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल यह आया कि भाई अब फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, अभी क्या बताए थे, ये कब हुआ। फंडामेंटल राइट्स की संख्या पहले थी 7, अभी फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, ये 7 से 6 में कब कन्वर्ट हुआ, तो भाई 7 से 6 में कन्वर्ट हुआ 1978 में, 78 में एक संविधान में संशोधन हुआ। संशोधन समझते हो, रिपेयर करना, कोई गड़बड़ी होता तो खामियां को दूर करना। भारत में संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का थॉट किस देश से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि भारत में संविधान जो संशोधन जो करते हैं कानून में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट करते हैं, संविधान संशोधन कहां से लिए हैं भाई, तो साउथ अफ्रीका से लिए हैं, साउथ अफ्रीका के संविधान से। और संविधान संशोधन की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में, 368, 367, 366, 365। आपके पास ऑप्शन है, ये जो है ना आपके लिए ऑप्शन है 366, 367, 368 और 369। बताइए, चलो ऐसा करते हैं, इसे छोड़ देते हैं, जो बता दिए अच्छी बात है ना, कुछ का आंसर आ भी गया कुछ का ना भी आया, ये लेकिन इसी में से कोई है, ठीक है बोलिए। अभी हम पूरा खत्म तो नहीं हुआ ना, अभी एक एक करके देखेंगे। अरे 32 से जो अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट हुआ होगा तो 32 के अकॉर्डिंग, लेकिन 32 के अकॉर्डिंग वो तो परमिशन देगा, करेगा तो भारत सरकार पार्लियामेंट में ना। कानून जो चेंज होता है वो लोअर हाउस अपर हाउस में होता है, ठीक है। तो वो जब हम लोग जब पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट, तब उसमें मैं बता दूंगा कैसे चेंज होता है। कानून पास कराने का तरीका हालांकि मैं बता चुका हूं एक बार कि कैसे लोअर हाउस में आएगा, बिल कैसे कन्वर्ट होगा, तो वही तो चेंज होगा वो, लेकिन होगा किस आर्टिकल के जरिए होगा, वह होगा आर्टिकल जो आप लोग कल बताएंगे। मैं फिर अभी बताने वाला था, है ना, कल जो बताएंगे वही होगा। इसी में से कोई एक ऑप्शन है। अब देखो संविधान संशोधन, तो 44 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ वो किस वर्ष हुआ था, 1978 में। और इसमें कई सुधार हुए हैं, लेकिन इसमें से एक सुधार यह हुआ था कि भाई जो संपत्ति की जो चर्चा है ना, जो संपत्ति की चर्चा किसमें था, अभी बता चुका हूं, आर्टिकल संख्या 31 और 19 F में इसको बोला भाई यहां मत रखो। क्यों? अब एक चीज तुम बता, सरकार यदि कॉन्स्टिट्यूशन यदि या संविधान यदि हमें दे दे कि भाई तुम जितना चाहो उतना संपत्ति रखो, तो आज के डेट में प्रॉब्लम ज्यादा होता। क्यों? बोल देता हमारा मौलिक अधिकार है, जिस तरह से हमें झंडा फहराने का अधिकार है, कोई रोक सकता है क्या? वो ऐसे कहता भाई जितना रुपया हम दे भाई,
है ना, हमारा अधिकार है। इसलिए सरकार जो है ना चेंज कर दिया। किस वर्ष किया? 78 में। किस संविधान संशोधन के जरिए? ये सब क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए जबरदस्त होता है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। और यहां से आर्टिकल 31 और 19F को क्या कर दिया? क्लोज्ड कर दिया। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि भाई क्लोज्ड किया तो कहां? इसको कहीं तो बेग तो नहीं दिया होगा भाई। इसको जो है शिफ्ट करके कहां पे रख दिया गया? 301 या 301, दो तरह के सवाल होते हैं। कई बार जो है ना यह भी होता है, बच्चे यहां फंस जाते हैं। 301 नहीं, 300 के अंदर रखा गया ए। हो सकता है ए ऑप्शन ना हो तो यहां पे का भी हो सकता है, कोई दिक्कत? तो संविधान का फंडामेंटल राइट का नंबर संख्या 6 जो किसकी चर्चा कर रहा था? संपत्ति के अधिकार का, उसको 44 में संविधान संशोधन 1968 के जरिए कहां शिफ्ट कर दिया गया? 300A आर्टिकल में शिफ्ट कर दिया। और इस प्रकार जो है फंडामेंटल राइट की संख्या 7 से घटकर कितनी हो गई? 6। अब क्लियर? अब तो हो गया ना भाई साफ साफ। 6 हुआ, कैसे हुआ? अब 6 कौन होगा? एक 6 नंबर का जो था 31, 19F उसे हटा दो, जो बाकी सीरीज में है वही रहेगा, वही 14 से 18, वही 19 से 22 जो भी था। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह पूछा जाता है कि ये जो फंडामेंटल जो राइट्स है, क्या फंडामेंटल राइट्स सभी के सभी जितने भी हैं सभी लोगों को बराबर पावर देता है क्या? इसका मतलब यह हुआ भारत का और गैर भारतीय, मतलब भारत का और विदेशी को क्या अपना संविधान दोनों को बराबर अधिकार देगा क्या? बराबर यदि देगा तो उसको भी अमेरिका वाला आएगा, सरकारी नौकरी ले लेगा भाई। तो बराबर अधिकार नहीं है। कुछ ऐसे आर्टिकल हैं मौलिक अधिकार के जो सिर्फ और सिर्फ हमें और आपको अधिकार देता है। कहने का मतलब जो इंडिया का नागरिक है। अब यहां से पूछा जाता है कि ओनली, ध्यान रखिएगा, ओनली सिर्फ इंडियन जो सिटीजनशिप जिसे मिला हुआ है या भारतीय नागरिक ही किस किस फंडामेंटल राइट्स के, ध्यान रखिएगा, ये सिविल वाले बच्चे यहां पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में नहीं आता है ये सवाल। जो सिविल हाई चीज की जो तैयारी करते हैं उसमें पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स की संख्या या फंडामेंटल राइट्स के कौन कौन ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूज कौन करेगा? हम लोग, आप लोग, इंडियंस। तो वो आर्टिकल्स कितने हैं? तो 5 हैं। वो कौन कौन से हैं? 15, 16, 19, 29 और 30। माइंड में सेट कर लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में 5 ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसका यूज फॉरेनर, जिसका यूज विदेशी नागरिक कतई नहीं कर सकते हैं। और वह कौन कौन से आर्टिकल्स हैं भाई? 15, 16, 19, 29 और 30। कोई दिक्कत? अब जब पढ़ेंगे पूरे डीप रूप में, धीरे धीरे आ रहे हैं तो सब कुछ पढ़ लेंगे भाई। ऐसा क्या बात है 15 में जो कि किसी को नहीं दे रहा है भाई अधिकार? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, मिटाओ इसे। 15, 16, 19, 29, 30 ये ऐसे अधिकार हैं जो हम लोग, आप लोग ही यूज करेंगे। अब फिर वहीं पे आए, आर्टिकल कहां से कहां है भाई बताओ? 12 से 35, 31 का मामला खत्म, 19 का भी मामला खत्म हो गया। अब 12 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 12 में बड़े पैमाने पे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में समझाया गया है। सिंपल सी बात, क्या होता है? मतलब जितने अधिकार है ना सबका बड़े पैमाने पे व्याख्या कर रखा है 12 में। तो हम लोग 12 पढ़ लिए, तो 12 जो है 12 बड़े पैमाने पे व्याख्या कर रहा है ना, सब कुछ इसमें है। 13 से शुरू करते हैं। 13 बड़ा इंपॉर्टेंट है
और ध्यान से चीजों को समझते जाना। अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि हम अनुच्छेद याद रखें। नंबर संख्या 13 हमें याद करने से मतलब है, और याद करने से ज्यादा अच्छा है एक बार चीजों को समझो। आर्टिकल 13 क्या कहता है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा चलेगा, चीजों को सुने लिखें कम। 13 कहता है कि भाई न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक समझते हो, जुडिशियरी के मामले में दोबारा से रीचेक हो। 13 आर्टिकल कहता है कि जैसे मान लो कानून में कोई गड़बड़ी हो गया, कानून बनाने वाला कौन होता है? नहीं, जब कानून अपना बनता है तो इसमें कितने इन्वॉल्व होते हैं डिपार्टमेंट में पहले बताया हूं, 4। ध्यान रखिए, पार्लियामेंट चलाने के लिए 4 पिलर हैं। कौन कौन सा है बताओ? अरे विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मीडिया। लेकिन संसद बनाने में 3 की भूमिका है कि किसका किसका? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का निर्माण हुआ है 3 से मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद में कार्य किए जाते हैं उसके 4 पिलर हैं। तो पहले यहीं पे देखो 4 पिलर, तभी चीजें समझ में आएगा। तो आर्टिकल 13 काफी लंबा है, ध्यान से चीज को समझो। कोई भी संविधान बनता है ना तो उसके 4 हाथ पैर हैं, मतलब 4 टांगे, 4 बेस है, आधार है। पहले को हम लोग बोलते हैं विधायिका, ठीक है, ये एक दिन और मैं पहले बताया हूं। दूसरा हमारा क्या है बताओ? कार्यपालिका। क्या कर रहे हो भाई? जानवर की तरह बैठना शुरू कर दिया फैल के क्या? तीसरा हमारा क्या है? न्यायपालिका। और चौथा आज का क्या है? मीडिया। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, इंस्टा हो, भरे पड़े हैं भाई, या न्यूज चैनल वाले होते हैं तो सब से सब आ जाते हैं इसमें। किस में आते हैं? मीडिया। देखो ध्यान से समझो, विधायिका जो होता है, विधायिका मतलब विधि, विधि मतलब लॉ, कानून। कोई भी कानून बनाने का काम कौन करेगा? देखो, कानून कौन बनाया? विधायिका। इसमें नेता भी आएंगे, राष्ट्रपति भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। लेकिन कानून, एक चीज बताओ, कानून बना, राष्ट्रपति का मुहर लगा, तैयार हो गया। अब कानून राष्ट्रपति थोड़ा लागू करवाएगा। जो पुलिस प्रशासन है, जो सरकारी सर्वेंट है, नौकर है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट का हो, मान लो महिलाओं के लिए कानून बना तो लागू, वो तो सरकार बना दी है, लोअर हाउस अपर हाउस में बन गया, राष्ट्रपति का साइन हो गया, कानून बनकर तैयार हो गया। इसको लागू कौन करवाएगा भाई? जो प्रशासन है, जो सरकारी आदमी है, जो भी लगे हुए हैं सरकारी सर्विस में, वही तो कराएंगे। तो वह काम करवाएंगे। कानून पास तो हो गया, तो लागू करवाने का काम पूरे देश में वो कौन करवाएगा? नाम ही है कार्य। इसको तोड़ के पढ़ो ने, कार्यपालिका। काम को कराने वाला जो लोग वाग है उसे कहते हैं कार्यपालिका। कानून बन गया, कानून लागू हो गया। अब कानून गलत है या सही, वो कौन करता है? कहाँ जाता है फैसला? कहाँ सुनाया जाता है भाई? न्यायालय में। चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसी को जुडिशियरी कहते हैं, न्यायपालिका। जो जज होते हैं वो फैसला सुनाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीसरे स्टेज में कानून हमारा गलत है या सही, इसका निर्णय, गलत सही का निर्णय कौन करेगा भाई? तो न्यायपालिका करेगा। अब एक चीज बताओ, सरकार कानून बना दिया, ठीक है, अब सरकार मान लीजिए अभी भारत सरकार कोई कानून बना दिया महिलाओं के लिए, पास भी हो गया, और किसी को ना बताए, मीडिया को ना बताए, तो हम लोग जान जाएंगे क्या? तो सरकार की बातें को जनता तक पहुंचाने का काम, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम मीडिएटर। मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिएटर। मीडिएटर का काम क्या होता है? बिचौलिया का, है ना। लेकिन बिचौलिया जब पकड़े जाते हैं ना कभी कभी ब्याह शादी में, तो फिर धुआं भी उसका उड़ता है बढ़िया से। तो मीडिएटर का मतलब होता है, या एक तरह से कह सकते हो मीडिया आज का नारद जी, इधर की बातें उधर। तो मीडिया का काम होता है सरकार की बातें जनता तक, जनता की बातें।
सिर्फ पहले लागू हो गया फिर उसके बाद चेक होगा कि गलत है या सही। लो, ये मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं प्रोसीजर नहीं बता रहा हूं पास होने का, मैं कह रहा हूं किसका क्या काम है। मैं यहां समझा रहा हूं आर्टिकल 13, मैं ये चीज नहीं बता रहा हूं कानून गलत है या सही है, मैं कह रहा हूं काम क्या किसका क्या है, समझा। ये कार्य बता रहे हैं, कोई कानून बनाएगा, कोई कानून, अब चलो भाई ऊपर ही कर लो न्यायपालिका कर लो, ये बताओ क्या करोगे। रियल में क्या होता है, आज के डेट में बताता हूं। अभी अपना बना था कानून, कौन सा, किसान कानून बना था ना, कानून बन गया, लागू भी हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। रियल में इंडिया में देखोगे तीसरे पॉइंट पे आते हैं ये। अच्छा एक चीज बताओ, कानून बना, पास हो गया, अब ऑब्जेक्शन कोई नहीं उठाया तो क्यों आएगा कोर्ट भाई बीच में, बेवकूफ है, सर मारने आएगा यहां। तो कहने का मतलब है जब तक नहीं आएगा, लोग बाग धरना देने लगे, आंदोलन करने लगे, तब सुप्रीम कोर्ट का लगा नहीं भाई कुछ तो बात है, तब वो आते हैं, तब फिर कानून कैंसिल होता है। यहां तक क्लियर, ठीक है। अब इसी कड़ी में है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है, ध्यान से सुनो, कि यदि कार्यपालिका और विधायिका, कुछ समझ में आया, कानून बनाने वाला और कानून लागू कराने वाले के बीच विवाद हो गया। जैसे मान लो, ऐसे समझो कानून बन गया, आप लोग सरकारी आदमी हो भाई, तो आप लोग सरकारी हैं तो आप ही लोग तो रेगुलेट में लाएंगे, और जो कानून बनाने वाला आप लोग कह रहे हैं नहीं भाई ये कानून ऐसा हो सकता है दंगा फसाद हो जाए, तो आप लोग कार्यपालिका हैं और विधायिका जो कानून बनाया, दोनों के बीच क्या हो गया, टकराव हो गया, तो सरकार को वहां कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा। तो विवाद क्यों होगा, कानून में जरूर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी तभी तो कानून में जब गड़बड़ी था तो किसके किसके बीच भाई, कार्यपालिका और विधायिका के बीच हो गया। अब ये मुकदमा कहां जाएगा, न्याय के पास जाएगा, जज के पास जाएगा, और जज फिर क्या सुनाएगा, फैसला सुनाएगा। तो यही है हमारा आर्टिकल 13। क्लियर। आर्टिकल 13 फिर से सुने, आर्टिकल 13 कहता है न्यायिक पुनराविलोकन, मतलब जुडिशियरी के मामले में, न्याय दिलाने के मामले में पुनराविलोकन समझते हो, रीचेक, दोबारा से। अच्छा दोबारा चेकआउट कब होगा, जैसे उसका ऑब्जेक्शन प्रति का नहीं आया, सर दोबारा कॉपी मेरा चेक करो, क्यों, डाउट था। जब तक ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, क्यों, ऑब्जेक्शन नहीं आने का मतलब क्या है, सब कुछ सही है, तो यही होता है। तो इतना बड़ा हमारा आर्टिकल 13 है। रियल में साफ साफ एक लाइन में होता है, बुक में लिखा न्याय पुनराविलोकन, बच्चे को समझ में नहीं आया। तो न्यायिक पुनराविलोकन, कानून के मामले में जब आपसी विवाद हो जाता है कार्यपालिका और कार्यपालिका और विधायिका के बीच, तो यहाँ पे इंटरफेयर कौन करते हैं, न्यायपालिका करते हैं, और यही हमारा क्या है, आर्टिकल 13। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, लिख भी लिए, क्यों नहीं लिखे भाई, अच्छा चलो अच्छी बात है भाई। तुम लोग के पास इतना समय कैसे होता है फेयर करना। अच्छा ना, लड़कियों की वो आदत होती है ना, कलाकारी करना इनके खून में बसा हुआ रहता है भाई। देखते हो डेंटिंग पेंटिंग जब होते रहता है, मत पूछो। अब हम लोग आते हैं टू द पॉइंट पे, ये तो हो गया 13 तक। अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट संख्या 1। फंडामेंटल राइट संख्या 1 क्या कह रहा था, बताओ भाई, मैं बता चुका हूं, समानता का अधिकार। पढ़ाने का 15 मिनट में भी खत्म हो जाएगा, कोई अब तक खत्म भी हो जाता फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर कुछ पल्ले ना पढ़ना है। आर्टिकल्स इसमें कहां से कहां आएंगे बताइए, 14 से लेकर कहां तक आएगा, 18। आज हम लोग इसी आर्टिकल तक चर्चा करेंगे, 15-20 मिनट हो सकता है, 30 मिनट भी लग जाए। तो पहला हमारा आर्टिकल संख्या क्या आएगा भाई, 14। 14 क्या कहता है, सुनते जाइए और समझते जाइए, उसके बाद लिखिए। 14 कहता है विधि के समान समानता। एक चीज देखो, ध्यान रखो, इस 18 तक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्वल।
इक्वलिटी की बातें ही पढ़ेंगे हम लोग। 14 कहता है समानता किस मामले में? कानून के मामले में, विधि के मामले में समानता का अधिकार। नहीं समझ में आया? ध्यान से चीज को सुनिए। विधि समझते हैं, लॉ तो समझते होंगे। कानून के नजर में सभी लोग क्या है? बराबर हैं, चाहे इंडियन हो या गैर इंडियन हो, विदेशी हो। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को हम। अच्छा, ये विधि का शासन कहां से लिया गया? रूल रेगुलेशन कहां से लिया गया? 2 देश से लिया गया है। मैक्सिमम पार्ट जिसके हम लोग गुलाम थे। हम लोग किसके गुलाम थे? तो सबसे पहला सवाल आ गया कि जो विधि के समान किसका अधिकार? समानता का अधिकार। यही तो पढ़ रहे हैं। ये किस देश से अडॉप्ट किए हैं? तो जिसके हम लोग गुलाम थे, ब्रिटेन। और इसका जानते हो कुछ पार्ट जो है ना, हम लोग कुछ पार्ट कहां से लिए हैं? जापान से। तो 2 देश से विधि का शासन लिए हैं। मैक्सिमम इसका, ये सब नोट डाउन करते जाइएगा। 2 देश से लिए हैं। एक हमारा क्या है? ब्रिटेन, और दूसरा हमारा क्या है? जापान। मैक्सिमम ब्रिटेन, कुछ जापान। ब्रिटेन का कैपिटल क्या है भाई? हाँ, लंदन। और ये जापान का टोक्यो। अच्छी बात है भाई। अब देखो सवाल यहां क्या कह रहा है, क्या आर्टिकल 14 सिर्फ इंडियन को मिला हुआ है क्या? अभी कुछ समय पहले पढ़ाया हूं, 5 ही आर्टिकल इंडियन को मिला हुआ है। कौन कौन सा? 15, 16, 19, 29, 30। तो 15 में शामिल ये नहीं है। इसका मतलब इसका यूज हम लोग भी कर सकते हैं, अब विदेशी भी कर सकता है। अब यहां पे ये कहता है कि कोई भी, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है, इंडियन है, ठीक है, गरीब परिवार से, सेम क्राइम अमीर बाप के बेटे और बेटियां करते हैं, तो क्या कानून पनिशमेंट अलग अलग देंगे क्या? ये कहेंगे कि भाई तुम बड़े बाप का बेटा बेटी हो, तुम्हें माफ कर दिए, गरीब को लाओ भाई घसीट के? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। कहने का मतलब यह हुआ कि कानून के नजर में क्राइम यदि सेम है, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे वह देसी हो, चाहे वह विदेशी हो, चाहे वह किसी भी जात का हो, चाहे वह किसी भी पात का हो, कहीं भी जन्मा हो, कोई उससे मतलब कोर्ट को नहीं होता है। सभी को अधिकार क्या मिला हुआ है? समान अधिकार मिला हुआ है। इसलिए कानून के नजर में सभी लोग क्या होंगे? बराबर होंगे। और पनिशमेंट भी, सजा भी क्या मिलेगी? बराबर। कोई दिक्कत? 14 लाइन एक है, अर्थ कई समझ में आपको समझना है। यदि आपसे पूछ दे, जनरली होता है ना, हम लोग बोल देते हैं अरे उसके पास घने पैसे है भाई, छूट जाएगा, वो अलग मैटर है। जज का काम होता है अपने आधार पे, जो उनके पास प्रूफ आते हैं उसके आधार पे वो फैसला सुनाते हैं, उनकी कोई गलती नहीं होती है। तो कानून के नजर में सभी लोग समान रहेंगे, सजा भी बराबर मिलेगा। यह कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। कोई दिक्कत? 14 समझ गए? लिख लिए? आगे बढ़ते हैं। लिख लिए ना या नहीं लिखे? कानून के नजर में सभी लोग बराबर, उसी में लिख लो ना भाई। कोई अमीर है, गरीब है, देसी है, विदेशी है, आप लोग अपने तरीके से लिखो। मैं तो बोल दिया हूं, किसी भी जात का हो, किसी भी पात का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं भी जन्मा हो, है ना, सभी लोग यदि क्राइम करते हैं तो पनिशमेंट उन्हें क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। ठीक है? अब इसके बाद यदि हम लोग बात करें तो अगले की यदि बात करते हैं तो अगला हमारा क्या है? 15 ध्यान से समझिएगा। 15, 16 हालांकि कंबाइंड। 15 की यदि हम लोग बात करते हैं तो 15 क्या कहता है? 15 कहता है, अब ये एक चीज बताओ, ये जो 15 है ये इंडियन यूज करेगा या गैर इंडियन भी करेगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली इंडियंस। अब क्या कहता है यहां पे ध्यान रखो कि भारत के नागरिक या जितने भी इंडियंस हैं, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में जन्म लिया हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी थर्ड जेंडर ही क्यों ना हो, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो,
उनके साथ भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। कहने का मतलब 15 यही कह रहा है बार बार। 15 कहता है किसी भी जाति का हो, ध्यान से चीज को समझना, वहां क्या था, वहां कानून के नजर में था। यहां पे कह रहा है किसी भी जाति, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, भारत के किसी क्षेत्र में जन्म लिया हो, किसी भी क्या बोलते हैं कैटेगरी से ही क्यों ना हो, मेल क्यों ना हो, फीमेल क्यों ना हो, ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो, उन सभी के साथ क्या भेदभाव कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं कर सकते हैं। कोई गर्भवती माता हो, कोई बुजुर्ग हो, माता हो, पिता हो, सभी को मौलिक अधिकार दिया गया है। सरकार उसके खिलाफ, कानून उसके खिलाफ या संविधान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। साफ साफ लाइन में लिख रखा है। कोई दिक्कत यहां तक आया समझ में? 15 क्या कह रहा है, इंडियन होना जरूरी है। जन्म स्थान, मान लो कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जन्मा, कोई तमिलनाडु में जन्मा और दिल्ली आ गया रहने के लिए, भाई तुम क्या कहेगा, जा भाई तो तमिलनाडु का है जा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। क्योंकि कानून क्या कह रहा है, इंडियन होना चाहिए, उन्हें उनके अनुसार सभी प्रकार के अधिकार दिए जाएंगे और उस अधिकार का जो उनके साथ उल्लंघन करेगा तो उसको पनिशमेंट भी दिया जा सकता है। कोई दिक्कत? अगले कंडीशन की बात करें तो 16, ये आप लोगों का इलाका है। सिंपल सी बात, आप लोग का इलाका समझ में आ गया ना? क्या? अरे सरकारी नौकरी, तुम लोग किसी घास छिलने थोड़ो आए हो, यहाँ सरकारी नौकरी लेने आए हो भाई। तो आप लोग सीधी सी बात यदि हम बात करें तो ना समझ में आए तो यो तो समझ में आएगा। तो यदि पूछा जाए भाई आर्टिकल 16 क्या कहता है, यहाँ हालांकि एक वर्ड आता है नियोजन, ऐसे वर्ड आता है तो हमें उतना ध्यान नहीं देना है। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? 16, सरकारी नौकरी से रिलेटेड। अब देखो 15, 16 दोनों कॉमन क्यों है मैं बताता हूं अभी। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे ना 5, 6, 7 कॉमन, 8, 9 कॉमन, 10, 11 कॉमन, 15 क्या कह रहा था बताओ? यही कह रहा था। 16 क्या कह रहा है? सरकारी जॉब। 15, 16 सिर्फ इंडियन को प्राप्त है। क्या बाहरी लोग आएंगे नौकरी ले सकते हैं क्या जब तक उसको नागरिकता ना मिले? तो यहां पे ये कह रहा है कि सरकारी नौकरी तो मिलेंगे। अब कोई कहेगा मैं 10 साल में नौकरी मिल जाए, मिलेगा क्या? उसके लिए एलिजिबल होना जरूरी है, योग्यता होना जरूरी है फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए किसी का एज 18 हो गया और 10वीं फाइल है और कहे मुझे IAS ऑफिसर बना दो, होगा क्या? नहीं होगा ना। या कहेगा दिल्ली पुलिस लगवा दो, नहीं हो सकता है। सबके लिए कानून क्या है, यहाँ बराबर है। यदि आपका एज कंप्लीट है, हाइट भी अच्छी है ना, तो आप फॉर्म, और 18 आपका हो गया उसके हिसाब से 12th हो गया, तो जिसके लायक है उसके लायक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आप में क्वालिटी है तो पढ़ के फटाक से जॉब ले लीजिए। कंडीशन 1। कंडीशन नंबर 2, यहां पर देखा जाए तो गवर्नमेंट सुविधा भी दे रहे हैं। जैसे कैटेगरी, कई कैटेगरी ऐसे हैं उनको क्या देते हैं, छूट देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। अब यहां पे देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि भारत में अभी जो है कितना % जॉब वगैरह वगैरह में परसेंटेज में क्या दी गई है, सुविधा दी गई है, छूट। तो टोटल परसेंटेज की बात करें तो टोटल परसेंटेज कितना % है बताओ? बचा कहाँ भाई? हालांकि कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है कि मैक्सिमम रिबेट हम कितना % दे सकते हैं, 49%। लेकिन यहाँ पे क्या है 59, 60 तो पहुंच ही गया ना। 59.59% भारत सरकार के द्वारा जॉब में क्या दिया गया, रिलैक्सेशन दिया गया है। क्योंकि हम लोग जॉब से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, उसको देखो। अब यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखो। सबसे ज्यादा छूट जो मिला हुआ है किसको मिला हुआ है? ओबीसी। सिंपल सी बात है, भारत में सबसे ज्यादा आबादी भी किसकी होगी? देखो क्वेश्चन बन गया सीधा सा। अरे जिसको ज्यादा छूट मिलेगा तो आबादी भी तो उसी की होगी। तो ओबीसी की भारत में, वो अलग मैटर है, कोई जनरल है, वो अलग मैटर है, कोई कुछ भी है, लेकिन ओबीसी की संख्या, ठीक है, छूट के मामले में और आबादी में भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए भारत सरकार के द्वारा ओबीसी को कितना % रिलैक्सेशन मिल रहा है? 27%। ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं एससी। एससी को कितना मिल रहा है भाई बताओ?
15%, 15%। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा जनरल अनरिजर्व जो होते हैं उनके लिए कानून बना है, मैं बताऊंगा, हाल फिलहाल में बना है कानून EWS, इकोनॉमिकल रूप से जो वीकर सेक्शन है उनको कितना परसेंट मिला है? 10%। उसके बाद यदि देखा जाए तो एसटी को कितना मिला हुआ है? 7.5%। ये टोटल को कंबाइंड करते हैं तो लगभग हमारा इतना पहुंच जाता है। हो सकता है डायरेक्ट आपके एग्जाम में यही डेटा उठा के दे दे कि वर्तमान समय में एससी और एसटी को कितना परसेंट मिल रखा है, तो एससी और एसटी को आप जोड़ लीजिए, 15 और 7 22.5, 22.5% मिल रखा है। यहां से यह पूछा जाता है कि भाई आरक्षण के लिए, आरक्षण समझते हैं ना, सुविधा, आरक्षण के लिए भारत में किस कमेटी का गठन किया गया था? सीधा सा लाइन, जब हम लोग पढ़ेंगे कमेटी तो वहां और क्लियर करेंगे। तो रिजर्वेशन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिस कमेटी का नाम क्या है? मंडल कमेटी। बस इतना ही अभी याद रखना है, जो चीजें जहां आएंगे मैं खुद आपको बताते रहूंगा समय समय पर। तो मंडल कमेटी किससे रिलेटेड है? आरक्षण रिजर्वेशन से रिलेटेड है। अब यहां से सवाल देखो, इससे कई बार एग्जाम में पूछा गया है रिसेंटली। EWS यहां तक मिटा दूं, 16 जॉब रिजर्वेशन चल रहा है, अपने लोगों को ही मिलेगा, विदेशी इसमें आ नहीं सकते हैं। अब यहां पे यदि देखा जाए तो ये पूछा जाता है कि जो EWS है ये है क्या? इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति, लेकिन यह किस कैटेगरी के बंदे होंगे? UR अनरिजर्व, जिसे हम लोग अपने भाषा में कहते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी फॉर्म जब भरोगे, फॉर्म में आता है लिखा ऊपर UR, कभी देखना अनरिजर्व, उसके बाद आएगा EWS, ऐसे आता। कभी फॉर्म जब भरते हैं आप लोग वो देखिएगा। अब यहां से देखो, एक तो ये फुल फॉर्म पूछ दिया गया, यह कानून भाई किस वर्ष पास हुआ? EWS जो करंट अफेयर क्वेश्चन आने लगा, देखो यहाँ पे EWS कानून कब पास हुआ भाई? 2019 में पास हुआ। किस संविधान संशोधन के जरिए? तो 103 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था वह किसके लिए था? EWS कानून के लिए। इसमें क्या कहा गया इस कानून में कि भाई किसको सुविधा दो? जनरल में भी बहुत गरीब लोग रहते हैं, जो जनरल में जो इकोनॉमिक रूप से कमजोर बंदे हैं, व्यक्ति हैं, उन्हें सुविधा दो। सरकारी क्षेत्र में दो सुविधा। और कितना परसेंट भाई दिया सुविधा? तो 10%। इसमें माइंड में एक चीज सेट कर लीजिएगा, जिनके घर में सरकारी नौकरी है उनके बच्चे को ये सुविधा नहीं मिलेगा। और कई कंडीशन से है, ठीक है, उस आधार पर जिनके प्लॉट स्लॉट ज्यादा है उनको नहीं मिलेंगे। जो बेचारे रियल में एक तरह से BPL कैटेगरी में आते हैं, BPL का फुल फॉर्म क्या होता है? जिन्हें 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा मिलती हो। एक दिन हम लोग को एनर्जी देने के लिए जो भी चीज यूज करते हैं उसे कहते हैं कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं। 2100 तो सभी को चाहिए ही चाहिए, है ना। अब ये देखो, ये 2500 लेता है, वो राहुल क्या पता 15 कितना लेता है भगवान जाने। इधर देखो चिंकी पांडे, क्या पता 500 कैलोरी में काम चला लेता है, कहाँ जाएगा ससुराल लेके जाएगा भगवान जाने। अब देखो ये क्लियर हो गया। EWS 2019 संविधान संशोधन, मनुष्य की तरह पहले बैठ, 103 जानवर की तरह फाइल तैयार, और अच्छा बैठ 103, ठीक है। किसको रिजर्वेशन मिल रहा है? EWS कितना परसेंट? 10%। यह था हमारा 15 और 16। आज इतने रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग इसे कंटिन्यू यहीं से चालू करेंगे।